जस्ट गुड मॉर्निंग। एम ऑडिबल? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है दोस्तों? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है एडीपीओ की क्लासेस में। एडीपीओ को लेकर बहुत सारा सवाल है, बहुत कुछ जवाब मैं दे चुका हूं, लेकिन अब मैं जो सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं वो थोड़े से नए हैं। एक सवाल बच्चे ने बहुत वाजिब पूछा है मुझसे, लगातार सवाल है कि सर एग्जाम की डेट आपको पता है क्या? क्या आपको किसी प्रकार की खबर है नोटिफिकेशन के आने की? आपने कोर्स लॉन्च करा है? और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से और पूरी ईमानदारी के साथ बोला है कि मुझे इस बारे में कोई अपडेट नहीं है, कोई खबर नहीं है। मैं ये बोलकर अपना कोर्स नहीं बेच सकता कि एग्जाम आने वाली है, मेरी बात हुई है, पता चला है, अगले महीने आ रहा है, उस महीने आ रहा है। एमपीपीएससी के हाल सभी को पता है। वो बोल के मुकर सकते हैं, वो बोल दे कि आ रहा है और वो बोल दे कि नहीं नहीं कैंसिल कर दिया हमने तो। लेकिन मुद्दा ये कि अगर आपका सच में सपना सरकारी नौकरी है, अगर आपका सच में सपना एडीपीओ बनना है, तो दो बातें हो सकती है। या तो आप तैयारी अभी से करें, लंबे समय तक के लिए करें मेरे साथ, या जब नोटिफिकेशन आए उसके बाद भागा दौड़ी के साथ तैयारी तैयारी दोनों में आपको करना है। आज से भी करना है और नोटिफिकेशन की डेट के बाद से भी करना है। नोटिफिकेशन की डेट से पहले के हाल थे जो 1 साल का समय मिलता था, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं एमपीपीएससी अपना रुख बदल रहा है। मोहन यादव मुख्यमंत्री ने स्पष्ट बोला है कि एमपीपीएससी अब यूपीएससी के तर्ज पर काम करेगी। हालांकि बोला है, अभी करना तो बहुत ही मुश्किल है, बट मान लो अगर एग्जाम के बाद इतना समय ना मिले, फॉर एग्जाम्पल जो अभी एमपीपीएससी के हाल बदलने वाले हैं उसके हिसाब से, तब एडीपीओ थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए हो जाएगी। बस इतनी सी मैं आपको अपडेट देना चाहता था। स्लो बट स्टडी विन्स द रेस का जो विचार है वो एडीपी एग्जाम के लिए बनाए कि धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो भैया एग्जाम तक पहुंच जाओगे, निकाल लोगे। 32 सब्जेक्ट है, 32 प्लस जी के अलग है। मतलब मिनिमम आपको 1 साल तो चाहिए ही चाहिए, हर हाल चाहिए। और एडीपीओ में ये अपने को कैसे तय करना है कि क्लास कौन सी ले, किस तरीके से क्लास ले, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था जो आपको लॉ को याद करा दे, क्योंकि एडीपीओ आपको पता है इंडेक्स बेस्ड सवाल आते हैं, पनिशमेंट है, प्रोसीजर है, मेजर जो टॉपिक्स है उसमें सवाल आते हैं, और इंडेक्स बेस्ड पूरा पेपर होता है। तो अगर इंडेक्स बेस्ड चीजें आपको याद है तो आपके लिए एडीपीओ की राह बहुत आसान है। 32 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में सेक्शन 1 भी होगा, सेक्शन 2 भी होगा, डेफिनेशन भी होगी, ए में भी 32 परिभाषा होगी। तो बहुत टफ होता है इसको याद करना, और एंड टाइम पे याद करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लगभग लगभग पूरा पढ़ेंगे, मेजर सब्जेक्ट तो पूरे ही पढ़ेंगे। मतलब मेरे पढ़ाने का पैटर्न ये नहीं होगा कि पहला पढ़ा दिया, 8वां पढ़ा दिया, 11वां पढ़ा दिया, आईएमपी खत्म, नहीं हो पाएगा। क्योंकि कंपटीशन का जो स्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब 3 साल के नियम के बाद सिविल जज के बहुत सारे अभ्यर्थी विद्यार्थी वो भी एडीपीओ प्लान करेंगे। तो कंपटीशन का स्तर थोड़ा सा अपडेट होने वाला है एडीपीओ में। कट ऑफ जो पहले रहता होगा थोड़ा सा बढ़ेगा, तो आपको भी तैयारी आपकी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखना। अभी मैं आपको डरा सकता हूं परीक्षा के लिए, क्योंकि अभी दो बातें, एक परीक्षा में समय है और एक मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको याद करा दूंगा। एक मैं आपको पहले सपोर्ट कर रहा हूं, मैं आपकी हेल्प करने जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको डराने का अधिकार रखता हूं कि कंपटीशन टफ हो गए, सारी बातें मैं बोल सकता हूं। मैं एग्जाम के 6 महीने पहले नहीं बोल पाऊंगा सारी बातें, उस समय तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट कर लीजिए, उससे निकल जाती है परीक्षाएं, बट उससे संभावनाएं कम भी हमारी रहती है। मुझे नहीं पता पुराने लोगों के साथ आपका क्या अनुभव है, पुराने एडीपीओ लोगों ने आपको क्या बोला है, क्योंकि 5-5 साल के एग्जाम है ना। पिछली बार का एडीपीओ कुछ बोलेगा, उसके पहले का एडीपीओ कुछ, तो 5-5 साल में समय बदल रहा है। 5-5 साल में न जाने कितने बैचेस निकल जाते हैं लॉ कॉलेज से, कितने बच्चे बाहर आ जाते हैं। सिविल जज जो बच्चे नहीं कर पाते उनका बहुत बड़ा आंकड़ा एडीपीओ की तरफ आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी प्लानिंग अच्छे से करिए, अपने हिसाब से करिए,
मेरा काम है आपको बताना किस तरीके से आपको सोचना है, वो मैं बस बता रहा था। अंतिम फैसला और अंतिम निर्णय सभी चीजों का आपको लेना है। तैयारी अभी से करें, बाद में करें, काम करना है, सिर्फ तैयारी करनी है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि सुबह क्लास करो और बाद में वकालत करो, कोई मतलब नहीं है घर बैठने से। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो, और 3-4 घंटा पढ़ना है तो आप ऐसे भी शुरू चीजों को कर सकते हैं। चलिए मैं टॉपिक पे आ जाता हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमारा आज का टॉपिक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में इसको हम कवर करने जा रहे हैं। लर्निंग ट्रिक्स जो भी लगभग सब होगी वो अंग्रेजी के कोड, अंग्रेजी के माध्यम से ही सब होगा, है ना। खैर चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, लेट्स बिगिन विद BNSS इज द टॉपिक। कुछ बातें इस देश में जो प्रोसीजरल लॉ है, क्रिमिनल बेसिकली, है ना। एक 1898 के आसपास वाला है, एक 1973 वाला, और अब उसके बाद आपको भैया मिलता है आपका BNSS। तो इसके पहले के जो केसेस है वहां पर ये चलेगा, इसके पहले के जो केस होंगे वहां पर ये चलेगा, और इसके बाद का जो समय होगा उसमें BNSS चलेगा। मतलब 3 क्रिमिनल की जो प्रक्रियात्मक विधि है, 3 जो लॉ है CRPC, अलग अलग समय पे आज भी सब लागू है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर 73 के पहले का कोई मामला है तो वो गवर्न होगा आपके पुराने, है ना, जब ब्रिटिश काल था उस समय जो एक्ट लागू हुआ था उसके हिसाब से वो चलता है। तो 3 चीजें आपको पता होना चाहिए कि अब तक भैया कितने प्रोसीजरल लॉ हमारे बीच आ चुके। पहला ये था, दूसरा फिर ये आया था, और तीसरा ये आया था। इसमें बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है, बट समय के साथ जो अपडेशन रिक्वायर होते हैं, है ना, समय बदलता है, चीजें बदलती है, वो वाला अपडेट है। ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50 के तहत जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना था। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना था, अलग अलग करना था। ऐसी बात संविधान के अनुच्छेद 50 में 1950 में जब संविधान आया था तब यह बात बोली गई थी, और उस बात के अनुसरण में आपको CRPC पूरा बदलना पड़ा। क्योंकि इसके पहले की CRPC में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, है ना, ओवरलैपिंग कुछ कुछ बातें थी। पुलिस वालों को कुछ ये पावर थे, जज वाले, उन सबको रिमूव कर दिया गया, उन सबको हटा दिया गया, और एक 73 का लॉ आपके सामने आता है। और अब आपने देखा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कमेंसमेंट डेट और इनेक्टमेंट डेट क्या है। BNSS का भैया ये इनेक्टमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट, ये भैया क्या इसकी तारीख है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है आपको वो अच्छे से पता होगा। चलिए सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। संक्षिप्त नाम पता है आपको, विस्तार यानी एक्सटेंट, और प्रारंभ यानी आपका कमेंसमेंट डेट। कमेंट बॉक्स में मेरे पास दोनों ही तारीखें आ चुकी है। 25 दिसंबर 2023 इनेक्टमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, 25 दिसंबर 2023, और 1 जुलाई 2024। ठीक है, तो डेट और तारीख महत्वपूर्ण है, हालांकि आपको बहुत अच्छे से ये याद है। ठीक है, आगे आ जाइए। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। इस संहिता के अध्याय, ये महत्वपूर्ण बात है, इस संहिता के अध्याय 9, अध्याय 11, अध्याय 12 से संबंधित उपबंधों से भिन्न नागालैंड राज्य जनजातीय कहना क्या चाहता है उसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो प्रक्रियात्मक विधि है, जो BNSS है, और इसके पहले जो CRPC थी, भारत को 2 हिस्सों में आप डिवाइड करिए। BNSS जो लागू होगा, इसके लागू होने की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से काम करेगी। एक, पूरे भारत में क्या होगा, लागू होगा, कौन सा पार्ट, और एक 2 भाग में बढ़ जाएगा जहां पर लागू नहीं
होगा और जहां पर लागू होगा। समझना क्या कहना चाह रहा है आपको। देखो, जब अपने को लॉ को याद करना और समझ लेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। पहले मैं क्षेत्र की बात कर देता हूं। किस क्षेत्र की यहां पे बात की जा रही है भैया? नागालैंड और जनजाति क्षेत्र की यहां पर बात की जा रही है। उसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि 9, 11 और 12 पूरे भारत में 9, 11 और 12 लागू होंगे, और कुछ क्षेत्र है, कुछ एरिया है जिसको स्पेसिफाई कर दिया है, वहां पे बचा हुआ BNSS लागू नहीं होगा। बाकी देश में पूरा BNSS आपका भैया लागू होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है, जो इस क्षेत्र के बारे में आपको यहां पर बताया है, जो नागालैंड जनजाति क्षेत्र और ट्राइबल एरिया जो आसाम के बेसिकली है, तो इन राज्यों में हमने प्रक्रियात्मक विधि, चाहे वो CPC हो, चाहे वो CRPC पुरानी हो, चाहे वो BNSS नया हो, इन क्षेत्रों में BNSS का अधिकतर भाग लागू नहीं है। मतलब वहां पर वो अपनी विधि बनाएंगे, ऐसा इसने बोला है। मुद्दा यह है कि सर कौन कौन से प्रावधान वहां पर भी लागू है। मतलब नागालैंड में भी और आसाम में भी कौन कौन से उपबंध, कौन कौन से अध्याय इस BNSS के लागू है। तो कौन कौन से भैया? 9, 11 और 12। 9, 11 और 12 सर इनमें ऐसा क्या है, इनको क्यों लागू किया गया है? वहां पर भी हमने बोला कि उस क्षेत्र में BNSS लागू नहीं होगा, पर 3 अध्याय, 3 चैप्टर लागू हो जाएंगे, 9, 11 और 12। तो ये अगर आपने समझ लिया कि 9, 11 और 12 लागू क्यों हो रहे हैं, तो आपको याद करने की दिक्कत नहीं है कि याद करना पड़ रहा है आपको। प्रिवेंट है ना, निवारक शायद इसका हिंदी शब्द है। तो 9, 11 और 12 ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, इसके अंदर बताया गया है कि अपराध कैसे नहीं हो। मतलब 2 बातें हैं, समझना। BNSS में 2 बातें हैं। अपराध है ये, अपराध के पहले की प्रक्रिया और अपराध के बाद की प्रक्रिया। अपराध के पहले की जो प्रक्रिया है वो अपराध को रोकने के लिए है। 9, 11 और 12 ये अपराध को रोकने के लिए है। और अपराध के बाद वो जो आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन, आपका पूरा ट्रायल, आपका पूरा जजमेंट वाला पार्ट, वो क्या है? वो सब अपराध के बाद की चीजें। तो BNSS में 2 बातें हैं। एक अपराध के पहले की दुनिया। अपराध के पहले की दुनिया क्या बोल रही है कि अपराध ना हो, हम ऐसा कुछ वहां पर करते हैं। सर इसमें एक गायब है। कौन गायब है? 10। ये आपका है मेंटेनेंस वाला जो चैप्टर है। अब सवाल ये है कि सर ये मेंटेनेंस वाला जो अध्याय है, मेंटेनेंस वाला जो चैप्टर है, इसकी क्या आवश्यकता है? ये एक तो इसमें क्यों है प्रोसीजरल लॉ में, और उसमें भी ये इस ग्रुप में क्यों है? मैं क्या बोल रहा हूं आपको, 9, 10, 11, 12 इन सब का काम अपराध रोकना है। अब आप पूछोगे सर ये मेंटेनेंस में अपराध कैसे रुकता है? रुकता है। अगर आप किसी महिला को, आप किसी बूढ़े माता पिता को, आप किसी बच्चे को अगर उसका मेंटेनेंस का अधिकार दोगे, तो 2 बातों से अपराध रुकता है। पहला, वो अपराध नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पैसा होगा। दूसरा, अगर आपके पास धन नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या हो जाते हो? आप हो जाते हो कमजोर, और अब आपके ऊपर अपराध हो सकता है। आपके पास पैसा नहीं है, 2 बातें हो सकती है। या तो आप अपराध करने के लिए मजबूर होंगे और अपराध करेंगे, चोरी करेंगे, और जो व्यक्ति भूखा है वो क्या करेगा? चोरी उसके लिए न्याय है, पहला। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, एकदम गरीब है, तो लोग उसको अपना शिकार बनाएंगे। तो अगर लोगों को बराबर मेंटेनेंस मिलेगा, अगर महिलाओं को बराबर मेंटेनेंस मिलेगा, तो फिर उनके ऊपर अपराध कम होंगे और वो खुद अपराध में लिप्त कम होंगी। और इस तरीके से मेंटेनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से हमने क्या करा है? अपराधों को रोका है। अपराधों को रोकने वाले कितने अध्याय है, कितने चैप्टर है? 4। कौन कौन से? 9, 10, 11 एंड 12। तो इसमें मेंटेनेंस वाला भी नागालैंड और असम में लागू नहीं होगा। असम और नागालैंड के क्षेत्र में लागू क्या होगा भैया? केवल 9, 11 और 12। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? वो जो बैरक में जो बात लिखी है, घुमा फिरा के बात लिखी है, सीधे अक्षरों में अगर हम बात करें
सेक्शन 1 में 3 बातें हैं, उसका नाम, संक्षिप्त, उसका विस्तार, उसका एक्सटेंड और उसका प्रारंभ यानी उसका कमेंसमेंट। 3 बातें वहां पर बोली गई है। शॉर्ट टाइटल में कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आपका नाम है। एक्सटेंड कमेंसमेंट डेट आपको पता है 1 जुलाई 2024 है। एक्सटेंड टॉपिक थोड़ा सा टफ है जिसको अपन ने फिलहाल आसान कर दिया है। हमने क्या पढ़ा, हमने बोला नागालैंड और आसाम का जो क्षेत्र है वहां पर 9, 10 और 11 नहीं 9, 11 और 12 लागू होंगे। बचा हुआ BNSS वहां पर लागू नहीं होगा, है ना। ये नागालैंड और असम, और ये क्या है रिमेनिंग इंडिया, यहां पर पूरा BNSS लागू होगा। सवाल ये कि सर वहां पर लागू क्यों नहीं कराया, क्या दिक्कत आ रही है? भारत का हिस्सा है 1947 के बाद, आज 75 साल हो गए हमको करीब करीब, अब भी ऐसा क्यों? क्योंकि देखो वहां पे अपनी एक विधि बनी हुई है, वहां की अपनी प्रक्रियात्मक विधि है। हम चाहते हैं कि वहां के जो क्षेत्र के जो नियम है पुराने, वो ट्राइबल क्षेत्र है, उनकी जो व्यवस्था है उनको हम डिस्टर्ब नहीं करें, है ना। वो इन अधिनियम से, इस लॉ से जो जो उनको बेहतर लगता है वो सब वहां से ले ले वो, और अपना जो नया BNSS है वो बना ले, अपनी प्रक्रियात्मक विधि वो नई बना ले, अपने अध्याय वो नए बना ले, और हमारे अध्याय में से जो जो उनको बढ़िया लगे, काम का लगे, वो चाहते हैं जो वहां पर भी लागू हो, वो यहाँ से वो बकायदा चोरी कर सकते हैं। चोरी तो क्या ही होगी, वो लीगल है, परमिसिबल है वो तो, है ना। तो वो अपने व्यवस्थाओं के हिसाब से, अपने क्षेत्र के कल्चर के हिसाब से, अपने क्षेत्र के ट्रेडिशन के हिसाब से वो वहां पर चीजों को बदल सकते हैं। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो सेक्शन 1 में 3 बातें पढ़ी, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलिए। साफ साफ लिखा हुआ है बाय नोटिफिकेशन उनको चेंजेस किया जा सकता है, इतना अपना डीप काम का नहीं है। और मतलब ट्राइबल एरिया जो उसकी परिभाषा में लिखा हुआ है ना, असम का जो क्षेत्र आएगा, इसलिए मैं नागालैंड और असम दोनों मैंने एक साथ बोल दिया। असम शब्द यहां पर लिखा हुआ नहीं है, बट चूंकि उसके एक्स में लिखा हुआ है ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। सेक्शन 2 परिभाषाओं की बात है, और परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 काम करना है परिभाषाओं को लेकर हमको। एक तो परिभाषाओं को समझना है, दूसरा हमको परिभाषाओं को याद करना है। 2 हमारे यहाँ पर मुख्य काम होंगे। पहला भैया, इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, उसका क्या मतलब है? देखो परिभाषा क्या है, इस पूरे BNSS में, इस पूरे कानून में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों का मायने क्या होगा और उसका मतलब क्या होगा, उसके बारे में सेक्शन 2 डिफाइन करता है। हर लॉ में लगभग डेफिनेशन क्लॉज आपको मिलेगा कि जो शब्द को इस्तेमाल किया गया उसके मायने क्या होंगे। क्योंकि अगर हमारे पास न हो तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में हमको जाना पड़ता है, बट जो नए लॉज आ रहे हैं और पुराने भी लॉ ने अपनी ही किताब में परिभाषाओं को दे दिया था। जो परिभाषा हमें हमारी किताब में नहीं मिलती है, जनरल क्लॉजेस एक्ट है जहां पर कानून की सारी परिभाषाएं, वहां से फिर हमको परिभाषा उधार लेना पड़ती है। चलिए पहली परिभाषा पर आप आ जाइए। पहली परिभाषा क्या है भैया? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन। देखो क्या क्या यहां पर है। शाल इंक्लूड, एक लिखा है मीन, एक लिखा है शाल, एक लिखा है इंक्लूड, है ना। इसका मतलब क्या है भैया? समझना, परिभाषाओं में जब भी आप परिभाषाएं पढ़ोगे 2 बातें रहती है। अगर केवल लिखा हुआ है मीन और लिखा हुआ है इंक्लूड यानी अंतर्गत, और यहां पर क्या करा है, दोनों ही शब्द लिख दिए। इंक्लूड जब भी किसी परिभाषा में आ जाए के अंतर्गत आते हैं, इसका मतलब कि वो परिभाषा बड़ी व्यापक है। उस परिभाषा का कुछ अंश यहां पर दे दिया गया है, लेकिन परिभाषा क्या है भैया? व्यापक है। लेकिन जब परिभाषा में केवल मीन्स लिखा हो तो इसका मतलब परिभाषा क्या है? एग्जॉस्टिव है, मतलब उतनी ही परिभाषा मानी जाएगी जो वहां पर लिखा हुआ है। तो किसी भी परिभाषा को पढ़ते वक्त चेक करना
किस परिभाषा की शुरुआत में मीन लिखा हुआ है, मीन्स, या लिखा हुआ इंक्लूड? अगर लिखा हुआ इंक्लूड तो इसका मतलब परिभाषा व्याप्त है, बड़ी है, जो लिखी है उससे बड़ा उसका स्कोप है। बट जहां पर लिखा हुआ है मीन, इसका मतलब है कि परिभाषा समाप्त हो जाएगी, जो परिभाषा किताब में दे रखी है वहां पर समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर दो शब्द है पर बेसिकली काम का शब्द इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये परिभाषा व्यापक है। इस परिभाषा के बाहर की भी कुछ चीजों को परिभाषा में लिया जा सकता है, शाल इंक्लूड। इसके तहत होंगे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो बाय डिफॉल्ट वो कहना चाह रहा है। यूज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अल्टीमेटली ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, इस शब्द का श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अपने को याद करना है प्रयोजन यानी पर्पस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेट? तो इस परिभाषा को पढ़ने का तरीका उसका पर्पस है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन जो बोला गया है, इसका जो डेफिनेशन को आप पढ़ोगे, इस परिभाषा को जो समझोगे, समझने के लिए आपको क्या महत्वपूर्ण है, इसका पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है। मतलब एक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन है, उसका उद्देश्य तय करेगा कि वो बीएनएसएस की परिभाषा में फॉल करेगा या बीएनएसएस की परिभाषा में फॉल नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजनों के लिए पहचान, तलाशी और अभिग्रहण, या मतलब पहला हिस्सा पहचान, तलाशी, अभिग्रहण, दूसरा हिस्सा साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग। अल्टीमेटली आपको तीन भागों में इस परिभाषा को डिवाइड करना है। तीन भाग जो इसके पर्पस बताए जा रहे हैं, एक बार इंग्लिश में अपन देख लेते हैं। यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर और एविडेंस, पहला। दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ट्रांसफर करना, एक काम है उसका भैया रिकॉर्ड करना, दूसरा काम है उसका ट्रांसफर करना, ट्रांसमिशन, एंड फॉर सच अदर पर्पसेस एंड बाय अदर मींस, बाकी जो सरकार बताए। देखो अल्टीमेटली आप समझना हुआ क्या है। हुआ ये कि ये परिभाषा पहले नहीं हुआ करती थी, अब इस परिभाषा को लॉन्च किया गया है। टूटी फूटी परिभाषा जैसी उनसी बनी वैसी ने बना दी है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन में हर वो उपकरण आ जाएगा जिसका प्रयोग किसके लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आईपैड है, मेरे पास ये मोबाइल है, सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है। तो कहने का मतलब अगर इन उपकरणों का प्रयोजन है रिकॉर्डिंग करना या प्रोसेस करना, चीजों को ट्रांसमिट करना, यहां से वहां भेजना, तो ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीन की परिभाषा में ये फॉल कर जाएंगे। तो यहां पर महत्वपूर्ण अपने को क्या है, इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है कि उस डिवाइस को किस पर्पस के लिए उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक जो मीन्स जो सारे साधन है, ये इनका उपयोग बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है, मूवी देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, वगैरह वगैरह। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो कानून के अंदर आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, जेल से गवाही कराना है आपको, डॉक्टर की गवाही आपको अस्पताल से कराना है कि आपने लैपटॉप खोल लिया, डॉक्टर साहब सामने आ गए और आपने उनकी गवाही करा दी। कोई विटनेस मुंबई है, दिल्ली है, कहीं दूर दराज इलाकों में, तो उसकी जो गवाही है वो वहीं से हो जाए, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे अपने लैपटॉप को। तो कहने का मतलब है कि उन तमाम उपकरणों को इस परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है, जो उपकरण क्या है भैया, इन उद्देश्यों को पूरा करेंगे, जिनका पर्पस होगा सारा कार्य करना। इंक्लूड का मतलब है कि परिभाषा इससे ज्यादा जा सकती है। और आखिरी में इन्होंने एक और छोड़ दिया है किनारा, बाय सच अदर मीन्स, और तमाम जो भी मीन्स है, नए नए चीजें आ रही है, नए नए तरीके आ रहे है ना, नए नए गैजेट्स आ रहे, तो जिस किसी चीज हो सकता है कल से किसा पेन आ जाए, सरकार पुलिस के कैसा पेन दे दे कि आपने टुचुक दबाया रिकॉर्डिंग कर लो, टुचुक दबाया खत्म कर लो, तो वो पेन भी क्या होगा, वो पेन भी इलेक्ट्रॉनिक मीन कहलाएगा बीएनएसएस की परिभाषा 2 के तहत। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो आपसे बहुत ज्यादा इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं पूछेंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि इसके तहत जो उपयोग किया जा रहा है वो किस किसके अंदर आएगा। फॉर पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, रिकॉर्ड करना किसको भैया, प्रक्रियाओं को, जो भी प्रक्रिया उसको रिकॉर्ड करना और ट्रांसमिट करना। तीन बातें यहां पर अपने को ध्यान रखना है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, एक प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना और एक डाटा को ट्रांसमिट करना। तीन काम हैं
3 पॉइंट आप लिख लीजिए भैया ना, 3 पॉइंट आपको वहां पर बना लीजिए, है ना। नोट्स में आपको सारे पॉइंट में ही मैं नोट दूंगा, है ना। छोटे छोटे करके आपको नोट दिए जाएंगे जो बेसिकली महत्वपूर्ण है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना, अभिलिखित करना, रिकॉर्ड करना है, और संसूचना का पारापेशन मतलब ट्रांसफर करना है उसका। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो आपको परिभाषा में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अगली परिभाषा बेल, है ना। क्या है भैया बेल? रिलीज ऑफ पर्सन एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। जमानत क्या है? जमानत हमने सुना है, मतलब कोई बहुत पहला शब्द नहीं है। अगर आप लॉ के विद्यार्थी नहीं है, अगर आप गैर कानूनी विद्यार्थी है, हमारे घर वाले परिवार वाले जिन्होंने लॉ नहीं करा है, उन्हें भी इस परिभाषा का मतलब तो पता ही है। जमानत का मतलब तो वो भी समझते हैं। बेल की परिभाषा पहले सीआरपीसी में नहीं थी, अभी इसको डाल दिया गया है और चीजों को क्लियर करने के लिए। बेल की क्या परिभाषा है भैया? देखो यहाँ पर 2 बात लिखी है, किसी अधिकारी या न्यायालय। अब पहला सवाल कि अधिकारी कौन है? इस अधिकारी का मतलब भैया जनरली पुलिस अधिकारी मतलब नॉन जुडिशियल पर्सन, या न्यायालय मतलब भैया आपका सीधा सीधा कोर्ट द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्त, मतलब कुछ कंडीशन लगाएंगे आपके ऊपर कि आपको विदेश नहीं जाना है, आपको ये नहीं करना है, आपका पासपोर्ट जब्त होगा, है ना, आपको अपराध नहीं करना है, आपको शहर नहीं छोड़ना है, आपको हर मंगलवार थाने आके साइन करना है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन जमानत देते वक्त भैया कोर्ट या अधिकारी इंपोज कर सकता है, अधिरोपित कर सकते हैं। पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध, मतलब 2 बातें होगी, या तो आपको पता है, या तो आपने ऊपर उसके ऊपर आरोप लगा दिया है, या उसके ऊपर क्या है भैया सस्पेक्ट है। 2 लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 2 लोग कौन हो सकते हैं भैया? एक जो अपराधी है जिसके ऊपर एफआईआर हो गई है, जो हमारी कहानी का क्या है एक्यूज्ड है, उसके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग चुका है। एक होता है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब एक स्टेप पहले, अभी शंका है, अभी वो संदिग्ध व्यक्ति है, शायद इसने अपराध किया होगा। मामले को खंगालोगे, 2 बातें होंगी, या तो वो अभियुक्त बनेगा या अभियुक्त नहीं बनेगा। मतलब पुलिस, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस को एक अपराध हुआ है, क्राइम हुआ है कहीं पर, पुलिस वहां गई, 4 लोगों का वीडियो आया निकलते हुए, पुलिस ने चारों को उठा लिया। क्या चारों आरोपी है? नहीं, चारों क्या, चारों भी संदिग्ध है, पर इन चारों में से एक के पास से चाकू पाया गया, तो अब उसके ऊपर क्या करेंगे अपन? एफआईआर कर लेंगे फिलहाल, तो वो क्या हो जाएगा आरोपी, और बाकी 3 क्या है संदिग्ध। इन चारों को हम बेल यहां पर दे सकते। तो 2 लोगों की बात वहां पर वो कर रहा है, एक तो ऑफिसर की बात कर रहा है और एक कोर्ट की बात कर रहा है। संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर, अभी दोनों शब्द भैया, जो 2 शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया हुआ है, वो दोनों शब्द बॉन्ड और बेल बॉन्ड, उसकी परिभाषा आगे अपन पढ़ने वाले हैं। जमानत पत्र या बंद पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना। मतलब आप भैया जेल में होते हो, आप थाने में होते हो, तो आपको अगर बेल मिल जाती है, आपको अगर जमानत मिल जाती है, तो आपको वहां से भैया छोड़ दिया जाएगा, आप आजादी के साथ घूम सकते हो। हालांकि ये बेल कुछ शर्तों के अधीन रहेगी, कुछ शर्तें होगी, वो आपको भैया मानना पड़ेगी। अगली परिभाषा पे आ जाइए, आपको अगली परिभाषा से ये परिभाषा ज्यादा बेहतर समझ आएगी, है ना। अगली परिभाषा है सी और डी की परिभाषा है, बेल बॉन्ड और बॉन्ड की परिभाषा है। इस बार की जो परिभाषा है वो अल्फाबेटिकल भैया दे रही, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी, बेल बॉन्ड, अंग्रेजी क्या है इसका? बेल बॉन्ड। हिंदी क्या है? जमानत पत्र। एक क्या है? बंध पत्र। क्या मतलब है? मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। श्योरिटी मतलब कौन है भैया? एक आदमी, एक आपका जमानतदार। अब आप समझना 2 बातें होती है कोर्ट के अंदर, प्रैक्टिकली भी अपने को बातों को समझना है। जब कोई आरोपी लग गया है, किसी के ऊपर आरोप लग गया है, पुलिस ने उसको उठा लिया है और आप उसके वकील है, आप उसकी जमानत कराने जाओगे, तो सबसे पहले आप उससे पूछोगे कि भाई क्या तेरे पास कोई जमानतदार है? क्योंकि आपको जमानत के लिए जो जनरल नियम है वो क्या है भैया? आपको चाहिएगा जमानतदार, और वो क्या है भैया आपका? ये जो श्योरिटी ये कौन है आपका? ये आपका जमानतदार है। और ये आएगा सिक्योर लाएगा, गांव से जमीन की पावती लाएगा, कोर्ट में सील ठप्पे लगाएगा और आपको रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब आप आरोपी है और आपका एक जमानतदार है।
जमानतदार विद सिक्योरिटी आता है, अपने दस्तावेज वहां रख के जाता है, साइन करा के जाता है और वो आपको छुड़ा के ले जाता है। पहला, ये कब होगा? जब आपके पास जमानतदार है, और ये बड़े अपराधों में आपको जमानतदार लाना ही पड़ता है। छोटे छोटे अपराधों में या बहुत गरीबी की स्थिति में, मान लो कोई केरला का, तमिलनाडु का कोई ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया किसी मामले में, उसकी जमानतदार कौन है, उसको कौन देगा जमानत? ऐसे किसी एक्सेप्शनल मामलों में बंद पत्र से काम हो जाता है। वो क्या होता है, उसको हिंदी भाषा में, कोर्ट की भाषा में उसको मुचलका कहा जाता है ना। मतलब वो अपराधी खुद भरता है कि मैं अगली तारीख पे आ जाऊंगा, है ना। वो विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी दोनों हो सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट से छूटना है, जमानत मतलब उसको निकलना है, अगर ये व्यक्ति कस्टडी में है, इसके बाहर आने के दो रास्ते हैं, या तो बेल बॉन्ड, बंद पत्र, या एक और क्या है, सिर्फ बॉन्ड है। एक बंद पत्र और एक आपका क्या भैया, जमानत पत्र। ठीक है, तो कहने का मतलब, एक जब मैं बात करता हूं जमानत की, तो इस व्यक्ति के साथ में को एक और व्यक्ति चाहिए, और प्लस ये प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आता है, इस एक्यूज को ये लोग चाहिए छुड़वाने के लिए। लेकिन जब मैं बंद पत्र की बात करता हूं, तो ये व्यक्ति अकेला ही क्या है, काफी है। ये व्यक्ति अकेला क्या भर देगा, अपना बॉन्ड भर देगा कि मैं अगली तारीख को जब जब न्यायालय मुझे बुलाएगा तब तक मैं आ जाऊंगा। क्योंकि जमानत हम किसी दूसरे से क्यों भरवाते, ताकि भैया उसके आने की क्या हो जाए भैया, गारंटी मिल जाए। हो सकता है कल से अपराध साबित हो जाए, इसलिए भैया वो यहाँ पर किया जाता है। एक बार आप परिभाषाओं को पढ़ लीजिए, बेल, बॉन्ड और बॉन्ड। फॉर लीज विद श्योरिटी, आपको भैया क्या चाहिए, किसी किसी प्रकार का कोई प्रतिभूति चाहिए। लेकिन बॉन्ड में प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तित्व नहीं, व्यक्तिक बंध पत्र या वचन बंध। ठीक है, मतलब आपको पर्सनल बॉन्ड देना पड़ेगा, या आपको किसी प्रकार की क्या करना पड़ेगी भैया, अंडरटेकिंग देना पड़ेगी। अल्टीमेटली बात एक ही है, बहुत सिंपल सी बात है। या तो मैं खुद अपने आप को छुड़ा लूंगा, मैं खुद ही भर दूंगा कि हाँ मैं आ जाऊंगा, या मेरे बिहाफ पे कोई आएगा। मेरे बिहाफ पे कोई आता है तो जमानत हो जाती है, और मैं खुद अपने आप को ले जाता हूँ छुड़ा के, तो वो क्या हो जाता है, आपका बंध पत्र हो जाता है। होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो अपन ने अब तक क्या पढ़ा, अपन ने अब तक 4 परिभाषाएं पढ़ी, 5 परिभाषा होगी बेल बॉन्ड बॉन्ड मिला के। चलिए, पहली परिभाषा क्या थी भैया, पहली परिभाषा क्या थी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवा, ए बी सी डी ई, 5 ए से ऑडियो वीडियो हो गया। दूसरी परिभाषा किसकी भैया, तीसरी, अच्छा छुड़ गई अपनी परिभाषा, ये 2 मिनट दिखानी होगा मेरे को। चौथा बेल बॉन्ड, और ये केवल बॉन्ड। ठीक, समझना। चलो पहले इस परिभाषा को पढ़ लेते अपन। एक बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है भैया, सुना होगा आपने। मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन बेलेबल। देखो बेलेबल की परिभाषा ने देखी है, उन्होंने बोला कि पीछे एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में हर अपराध के आगे लिखा हुआ है कि तू बेलेबल है कि नहीं है। बोले जिसके आगे लिखा है तू बेलेबल है, तो वो मामला क्या है, वो बेलेबल है, वो जमानती है। और जिसके आगे लिखा हुआ है नॉन बेलेबल, वो क्या है, अजमानती है। तो बेलेबल का मतलब होता है, बेल क्या होता है, आपका अधिकार, और नॉन बेलेबल में बेल क्या है भैया, डिस्क्रिशन। इतना सा फर्क है बस। बेलेबल वो अपराध होते हैं जहां पर बेल पाना आपका अधिकार है, आपका, आप पुलिस को चुनौती, कोर्ट को बोल सकते हैं कि मुझे बेल दीजिए, क्योंकि मामला क्या है, मामला बेलेबल है, जमानती है। मतलब अपराध छोटी प्रवृत्ति का होगा, इसलिए क्या बोला हमने। और नॉन बेलेबल बड़े ऑफेंस होते हैं, जहां पर भैया कोर्ट की इच्छा होगी तो आपको जमानत दी जाएगी, वरना आपको जमानत भैया नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो बेलेबल और नॉन बेलेबल की परिभाषा यहां पर नहीं दे रखी है। नंबर 1, परिभाषा नहीं बताई है, उन्होंने आपको रास्ता बताया, जुगाड़ बताई है कि आपको बेलेबल ऑफेंस, वो सारा ऑफेंस है उस लिस्ट में जो लिखे हुए हैं, नॉन बेलेबल उस लिस्ट में। वही बात यहां पर लिखी है भैया, जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है, या किसी और लॉ में,
और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध है, तो कोई परिभाषा नहीं है। शेड्यूल बना, पीछे एक बार चेक कर लेना, आपको वहां पर ये चीज मिल जाएगी। तो हमने पढ़ी भैया अभी तक 5 परिभाषा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बी से बेल। अब याद कैसे करना है? बॉन्ड कौन भरता है भैया? एकला व्यक्ति क्या करता है? बॉन्ड अपना, बॉन्ड का मतलब क्या है? बंध पत्र का मतलब मैं खुद ही अपना क्या दे दूं, पर्सनल अंडरटेकिंग में दे दूं। तो बंध पत्र में एकला व्यक्ति। डी में क्या है? ये क्या है? इसमें मुझे कौन चाहिए? कोई बेल बॉन्ड में मुझे कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए। तो डी से क्या याद कर लूंगा मैं? दूसरा व्यक्ति चाहिए, मतलब बेल बॉन्ड। और ई में जहां पर एकला से काम हो जाता है, उसका मतलब केवल क्या है? वो बॉन्ड या बंध पत्र। ए से ऑडियो वीडियो क्लियर है, और बी से भैया आपका किसकी परिभाषा है? बी से बेल की। और सी में किसकी परिभाषा है भैया? 2 चीजों की। कौन कौन सा? बेलेबल और नॉन बेलेबल। चलिए आगे की परिभाषा में आ जाते हैं अपन। एफ, अगेन एफ की परिभाषा जो लिखा है यहां पर आरोप, उसकी परिभाषा नहीं दे रखी है। दे रखी है क्या? लगता है कि परिभाषा दे रखी। क्या लिखा हुआ है? आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष, इसमें कहां लिखा आरोप की परिभाषा? नहीं आरोप की परिभाषा। वो क्या कहना चाह रहा है? टू के एफ में आरोप की परिभाषा, आरोप की परिभाषा बताऊं मैं? आरोप की परिभाषा है फॉर्मल एक्यूजेशन। जब किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो वो क्या होता है भैया? चार्ज। चार्ज कब लगता है? चार्ज ट्रायल के ठीक पहले लगता है। पहले क्या होता है? पहले मामले का इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर मामला कोर्ट के अंदर जाता है, फिर कोर्ट उसके ऊपर क्या लगाता है भैया? आरोप लगाता है। और उसके बाद भैया क्या होता है? आपका ट्रायल मामले का शुरू हो जाता है, और अंत में आपका निर्णय वहां पर आता है निकलकर। ठीक है, तो अन्वेषण, उसके बाद मामला कोर्ट में आता है, संज्ञान वगैरह लिया जाएगा यहाँ पर, और चार्ज फिर लगाया जाता है। ये उस चार्ज की बात कर रहा है। और चार्ज के बाद क्या शुरू हो जाता है? ट्रायल। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। हमें लगता है कि मामला कोर्ट में गया, ट्रायल शुरू हो गई, नहीं। मामला कोर्ट में जाता है, फाइल कोर्ट में जाती है, न्यायालय संज्ञान लेगा, जो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। फिर न्यायालय उसको कॉपी सप्लाई करेगा, फिर और भी जो भी प्रक्रिया होती है न्यायालय करती है। उसके बाद न्यायालय चार्ज लगाता है, आरोप लगाता है, फिर उस आरोपी को बुलाता है, आरोप आपको स्वीकार है या अस्वीकार है? वो बोलता है अस्वीकार है ना, मैं ट्रायल चाहूंगा, विचारण चाहूंगा। और उसके बाद जो शुरू होता है वो क्या है? वो ट्रायल है। तो ट्रायल का जो बेसिक मतलब है, जो रियल मीनिंग है, वो क्या पता है? एविडेंसेस को लेना, साक्ष्य को लेने की कार्यवाही जिस दिन से शुरू होती है, ट्रायल उस शब्द का नाम है। तो ट्रायल शुरू को बोलते हैं चार्ज। चार्ज क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चार्ज के बाद क्या होता है? चार्ज के बाद ट्रायल शुरू होता है। चार्ज एक ऐसा पॉइंट है, इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? ट्रायल। चार्ज के पहले की जो प्रक्रिया है वो भले ही कोर्ट में चल रही है, लेकिन वो ट्रायल नहीं कहलाएगी। आपको ये बात पता होना चाहिए ना। ट्रायल का मतलब क्या होता है भैया? साक्ष्यों को लेना। जब कोर्ट में साक्ष्य गवाह एक एक करके आते हैं, वो उसको कहा जाता है ट्रायल। और वो शुरू कब होती है? चार्ज के बाद। चार्ज में क्या होता है? चार्ज एक सूचना है, किसको? अभियुक्त को, अपराधी को, कि देख भाई तेरे ऊपर ये आरोप है कि तूने इस संहिता की इन 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 धाराओं में ये करके अपराध किया है। तूने उसको थप्पड़ मारा, तूने हट कर दिया, तूने गाली गलौज करा, तूने ये कर दिया, तूने उसको आपराधिक अभिद्रास किया, तूने धमकी दी, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब आरोप का जो सही परिभाषा है वो ये है कि उस व्यक्ति को सूचना देना कि तेरे ऊपर जो ट्रायल चलने वाली है इसके बाद वो किसकी चलेगी। ये उसकी छोटी सी परिभाषा है। क्या? अपराध की सूचना किसको देना भैया? अपराधी को, अभियुक्त को देना कि तेरे ऊपर कौन कौन से आरोप हमने लगाए हैं, वो चार्ज है। लेकिन वो परिभाषा आपको यहां पर नहीं मिल रही है ना। अपने को चीजें करती है कंफ्यूज। तो चार्ज की परिभाषा ना यहां है ना वहां है। चार्ज की परिभाषा इन्होंने दी नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो याद कैसे होगा? अंग्रेजी में फॉर्मल एक्यूजेशन, ये चार्ज की सबसे छोटी क्या है भैया? परिभाषा है। तो 2F में क्या है? फॉर्मल एक्यूजेशन यानी चार्ज। अब
चार्ज की वो परिभाषा जो यहां पर इन्होंने बताई है। वो परिभाषा क्या है एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत काम की तो नहीं है परिभाषा वो। जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, है ना, हेड ऑफ चार्ज, when the charge contains more heads than one। अभी आरोप का सर क्या होता है, देखो जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हैं तो एक एक उसका हेड होता है। हेड मतलब हेडिंग समझ लो आप। जैसे उसने अगर ये अपराध करा, उसने अगर 323 का अपराध करा, उसने अगर 506 का अपराध करा, उसने अगर ये सारे मैंने लिखे ना पुराना आईपीसी वाले, तो ये क्या है भैया, ये सब ये क्या है, हम उसके ऊपर आरोप कैसे बनाएंगे, यह कि आपने उक्त दिनांक को इतनी बजे उसके सामने ये करे किया और ये दंडनीय अपराध है, यह कि आपने उक्त दिनांक को ये भी किया, यह कि आपने इस समय तारीख को ये किया और यह कि आपने इस तारीख को ये किया। तो अल्टीमेटली जब उस व्यक्ति ने 4 अपराध करे, हमने कितने बनाए हेड, हमने 4 शीर्ष बनाए, 4 हमने हेड बनाए, ठीक है। एक अपराध करेगा तो कितने सर बनेंगे, हेड बनेंगे, कितने शीर्ष बनेंगे, 1, 2 में 2, 3 में 3। क्लियर है ये? आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो ये अब ये अपन समझ गए हेड क्या होता है। अब इसके हिसाब से अपन परिभाषा को पढ़ लो एक बार आप। परिभाषा क्या बोल रही है, जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, हेड 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 हेड, आरोप का कोई भी शीर्ष, मतलब ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। क्या परिभाषा है, जब बहुत सारे आरोप हो तो क्या हो जाएंगे वो, प्लूरल, मोर देन वन। हर एक को आपको क्या मानना है, हर एक को चार्ज मानना है। मतलब अल्टीमेटली उसने बोल रखा है कि हमने आपको 4 दिए, तो चार्जेस नहीं है ये सब क्या है, चार्ज है। आप इन सबको झुंड में चार्जेस मत लिखो, बेहतर है कि ये एक एक क्या है, ये चार्ज है। जब किसी भी चार्ज के एक से अधिक हेड हो तब हर एक को हम क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे, ठीक है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो समझ आया। तो देखो क्या होता है कि जब हम कानून पढ़ते हैं तो परिभाषा जब भी सामने आती है तो हमको 2 बातें पता होना चाहिए, एक उसकी वास्तविक परिभाषा क्या है और एक जो परिभाषा वहां पर दी उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो परिभाषा दी उसका उद्देश्य क्या है भैया, वो कन्विंस करना कि मोर देन 1 चार्ज होगा तो एक एक को भी आपको चार्ज ही मानना है। जनरली चार्ज क्या होता है, जैसे हमने मान लो किसी के ऊपर आरोप बनाया, हमने किसी के ऊपर आरोप बनाया, ये क्या हमने आरोप किसके ऊपर, क पर आरोप, हमने यहां बना दिया एक अपराध 294 यहां पे ले लिया हमने, इसका वो बना दिया। तो ये तो क्या है, ये तो आरोप है क्योंकि क्या लिखा हुआ है ऊपर आरोप। पर जब एक से अधिक हो जाएंगे तो हर एक को भी तुम क्या मानना, आरोप ही मानना। बस इतनी सी बात वहां पर कन्वे करने का प्रयास किया गया है। अगला भैया कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओहो क्या शानदार परिभाषा है और क्या शानदार कंसेप्ट है, संज्ञेय अपराध। अब ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला एक ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें कि पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। हमने पढ़े थे इसके पहले जमानती और अजमानती, बेलेबल और नॉन बेलेबल, जो परिभाषा हमने 2K में पढ़ी थी। अब जो परिभाषा है 2K ABCDEF G में है, और एक परिभाषा किसकी है भैया, संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसकी परिभाषा क्या है, नॉन कॉग्निजेबल, 2K वो में क्या है, असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल आपके ऑफेंस। इस परिभाषा को अपन समझते हैं। परिभाषा को बनाया क्यों गया, मतलब हमने क्या करा, हमने अपराधों को समन केस, ट्रायल केस, वारंट केस, हमने अपराधों को समन केस और वारंट केस में डिवाइड किया। लास्ट में पढ़ेंगे अपराध कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, है ना, समझौते योग्य मामला, वो मामले जो समझौता नहीं होता, जिनमें आगे पढ़ेंगे टॉपिक आएगा। अपराध जमानतीय अजमानती होते हैं, अपराध संज्ञेय असंज्ञेय होते हैं। मतलब अपराधों को अलग अलग तरीके से हमने कैटेगरी बना रखी है। हमने जब पढ़ा था जमानतीय और अजमानतीय, बेलेबल नॉन बेलेबल, तो वहां मतलब क्या था, जमानतीय में जमानत अधिकार है और अजमानतीय में आपका जमानत न्यायालय का क्या है भैया, डिस्क्रिशन है। उनकी इच्छा होगी तो दिया जाएगा, उनकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं दिया जाएगा। अब संज्ञेय अपराध,
संज्ञेय अपराध की एक परिभाषा यहां पर दे रखी है और बहुत छोटी सी परिभाषा है। अगर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है तो वो मामला क्या है, संज्ञेय। और पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए अगर वारंट चाहिए तो वो मामला क्या है भैया, असंज्ञेय। ये अपने को क्लियर है, समझना आप एक बात। और एक और बात है साहब, पुलिस के पास संज्ञेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने का भी अधिकार है बिना कोर्ट के आदेश के, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध में पुलिस क्या नहीं कर सकती है भैया, इन्वेस्टिगेशन बिना कोर्ट के आदेश के नहीं कर सकती है। अब आप एक बात समझना, मैं आपको समझाता हूं। अपराधों की दो कैटेगरी है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। जो पहला है अरेस्ट विदाउट वारंट। वारंट का हिंदी क्या होता है, अधिपत्र। हालांकि वारंट का इस्तेमाल शायद या वारंट ही कर रहा हुआ है ना, बल्कि वारंट का अधिपत्र होता है। खैर, अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। ये क्या है भैया, बिना वारंट करने, बिना वारंट के आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो, और यहां पर एकदम क्या है उसका उल्टा, वो नहीं कर सकता है। एक और क्या है, इन्वेस्टिगेशन विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, न्यायालय के आदेश के बिना। अन्वेषण ही बोलते, क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन को, अन्वेषण ही है ना, हाँ ठीक है। तो सवाल ये नहीं है, ये तो आपको चल गया है पता, ये आपने सुना भी होगा, वकालत की दुनिया में आए हो तो ये इन अपराधों के बारे में आपको पता होगा, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय, असंज्ञेय, आपको पता होगा। बट सवाल क्या है, सवाल ये कि सर इस भाग में इसको डिवाइड क्यों किया गया है, क्यों अपराधों को दो कैटेगरी में शामिल किया है। और आप देखना, इन अपराधों की कैटेगरी को शामिल करने में महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है पावर ऑफ पुलिस। पुलिस से पावर एक में हमने ले ली है और एक में हमने पुलिस को पावर दे दी। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो इसकी परिभाषा में अपराध से मतलब नहीं है, अपराध की गंभीरता से सीधा सीधा वास्ता नहीं है, सीधा सीधा वास्ता किससे भैया, पुलिस की शक्तियों से। कि एक वो मामले जहां पर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, हालांकि मामले कौन से होंगे, गंभीर। और एक पुलिस आपको गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है जब तक कि उसके पास क्या ना हो, कोर्ट का वारंट ना हो। वारंट एक प्रकार का आदेश ही होता है कोर्ट का। वारंट कौन देता है, कोर्ट ही देती है, न्यायालय देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे बीएनएसएस को पढ़ाते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा, बीएनएसएस एक उस बैलेंस का नाम है जहां पर हमने पुलिस को पावर दी भी और पुलिस से पावर ली भी है। मैं आपको कुछ उसके एग्जांपल देता हूं। एक तो एग्जांपल ये है, हमने तय कर दिया है कि छोटे अपराधों में पुलिस इस देश के आम आदमी को, सामान्य आदमी को परेशान नहीं करेगी। उन मामलों को क्या बोला हमने, असंज्ञेय मामले। यहां पर पुलिस ना आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, जांच, अन्वेषण शुरू कर सकता है, ना पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जो मामले आपके ये हैं असंज्ञेय, उसमें नहीं करते। और संज्ञेय मामलों में पुलिस के पास वो पावर है, मतलब अल्टीमेटली अपराध अगर गंभीर श्रेणी का है तो पुलिस गिरफ्तार भी कर ले और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ भी कर दे। क्यों भैया, मान लो सामने एक मर्डर हुआ है, आरोपी के हाथ में चाकू है, आपके सामने मारा है, और आप पुलिस को बोलो कि नहीं 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 पुलिस के पास पावर नहीं। नहीं, ऐसे गंभीर मामलों में पुलिस के पास पावर रहेंगे कि गिरफ्तार भी करो इसको और इसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की जाए तत्काल प्रभाव से। तुम जाओगे आदेश लेने, परमिशन लेने, मालूम पड़ा इतने में खून धुल गया, आप कोई रिपोर्ट ले नहीं पाए। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, अपराधी कुछ नहीं कर सकता, तो इन्वेस्टिगेशन तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर की आवश्यकता भी नहीं, आगे बढ़ेंगे अपन। प्रथम सूचना की आवश्यकता नहीं है, अन्वेषण उस प्रथम सूचना के बिना भी शुरू हो जाता है, ठीक है। एक और दो काम होते हैं, पुलिस दो काम करती है, पुलिस के दो ही काम है मेरे हिसाब से जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो 95% पुलिस की शक्तियों का है। पहला गिरफ्तार करना और दूसरा आपके खिलाफ अन्वेषण करना। पहला, पुलिस के पास जो पावर है वो दो ही है, एक अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, और एक अन्वेषण करना यानी इन्वेस्टिगेशन करना। मैं कह रहा हूं बीएनएसएस, भारत सरकार, कानून और न्याय पुलिस के भरोसे है ही नहीं। अगर कोर्ट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करने का काम भी किसी और को दे सकती है और अरेस्ट करने का काम भी किसी और को दे सकती है। इस बात को आप ध्यान रखना।
ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बड़ी बात है क्योंकि ये पुलिस को मैसेज है कि अगर आप इस अहंकार में हो कि आपके बिना अरेस्ट कोई नहीं होगा, अगर आप इस अहंकार में हो कि आपके बिना किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, क्योंकि आप करोगे तो इन्वेस्टिगेशन शायद खराब करोगे, ये उसका जवाब है। दोनों ही सेक्शन आएंगे, परिभाषा में लिखा हुआ है, जब आप पढ़ोगे इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा 2K में, वहां पर लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस और सम अदर पर्सन। और अपन जब पढ़ेंगे 60-70 के आसपास वो बातें भैया अरेस्ट वाली, वहां पर आपको मिलेगा कि मजिस्ट्रेट पुलिस को या किसी अन्य व्यक्ति को भैया गिरफ्तार करने का वारंट वहां पर दे सकता है ना। 70, 71, 72 में है, मुझे नहीं पता सेक्शन कुछ चेंज हुए, पहले 71 में, 73 में पहले वो हुआ करता था। क्लियर है? तो पुलिस को कंट्रोल करना, क्योंकि पुलिस को पावर देना भी है और पुलिस से पावर लेना भी है। उसका एग्जाम्पल आपका ये संज्ञेय और असंज्ञेय की परिभाषा। संज्ञेय की परिभाषा बता चुका हूं, पुलिस के पास कौन सा होता है अधिकार गिरफ्तार करने का विदाउट द वारंट, और असंज्ञेय में उनके पास अधिकार नहीं होता है। असंज्ञेय में पुलिस को गिरफ्तार करना होता है, अरेस्ट करना होता है किसी व्यक्ति को, तो उनको आवश्यकता पड़ती है भैया मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, वारंट लेंगे, उसके बाद वो गिरफ्तार कर पाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं पर भी कोई भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। तो 2G2O में उसकी परिभाषा है कंप्लेन। वाओ, बहुत शानदार, बहुत सुंदर परिभाषा है कंप्लेन की यहां पर। और अगेन मैंने कहा ना आपको कि बीएनएसएस पुलिस से शक्तियों को लेने का या शक्तियों का बैलेंस बनाने का नाम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका एग्जांपल कंप्लेन भी है। जनरली नियम क्या है? जनरली नियम ये है कि आपको अपनी तकलीफ, आपको अपना रोग, आपको अपना दुख किसके पास जाके रोना पिटना है? थानों के पास। हमने थाने बनाए इसलिए कि आप वहां जाके अपना दुख पीटे और पुलिस कार्रवाई शुरू करे। लेकिन हम सभी को पता है कि पुलिस के ऊपर अंधा विश्वास कानून ने नहीं किया है। और 2H उसका एक एग्जांपल है। 2H नहीं, 2H क्या है? हाँ, 2H उसका एग्जांपल है ना, कंप्लेंट में जिसकी परिभाषा है। कंप्लेंट क्या बोल रहा है? मतलब एक व्यक्ति को अगर तकलीफ है और अगर उसकी पुलिस नहीं सुन रही है तो आप कहां चले जाओ भैया? क्या लगा था पुलिस को कि हम नहीं होंगे तो कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी, हम नहीं होंगे तो क्यों नहीं होगी? इसलिए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप ये बोल सकते हो कि इस देश की सीआरपीसी, बीएनएसएस प्रक्रियात्मक जो विधि है उसने पुलिस पे भरोसा किया ही नहीं है। तो पुलिस पे भरोसा मैं भी क्यों करूं जब किताब ही नहीं कर रही मेरी भरोसा। उनने बोला कि इन्वेस्टिगेशन तीसरा व्यक्ति भी कर सकता है, अरेस्ट तीसरा व्यक्ति भी कर सकता है, सूचना तीसरा व्यक्ति भी लिख सकता है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? देखो, हमने ये ऑप्शन दिया इसलिए पुलिस तमीज से काम करती है कि मान लो मैंने नहीं करा तो आदमी कहां जाएगा? वहां चल जाएगा। मैंने गिरफ्तार नहीं करा तो आदमी क्या कर लेगा? वहां किसी और से करा लेगी। इसका मतलब इसको बोलते हैं चमका के रखना। ऐसा हम कभी इन्वेस्टिगेशन, मैंने कभी पुलिस के सिवा किसी को करते नहीं देखा, पर पुलिस को कभी अहंकार आ जाए कि हमारे सिवा कौन, मैं नहीं तो कौन बे, तो कानून ने लिखा हुआ है कि हम किसी और को भी खड़ा कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? पावर है। इसको बोलते हैं भैया बैलेंस क्रिएट करने की शक्ति। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब आप समझना, इसकी जो परिभाषा है बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। परिवार इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा, तो इसका मतलब पहला क्लियर हो जाए कि कंप्लेंट आपको कभी भी सेशन कोर्ट में नहीं करनी है। आपको पता है सेशन कोर्ट क्या होता है? दो प्रकार की कोर्ट है, छोटी कोर्ट है मजिस्ट्रेट कोर्ट, बड़ी कोर्ट है सेशन कोर्ट। जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी क्या ध्यान रखना है? छोटा कोर्ट, छोटा जज मजिस्ट्रेट क्रिमिनल लॉ में, सीआरपीसी में, और बड़ा जज आपका सेशन न्यायालय। प्रमोशन के बाद आप बनते हो 10-15 साल बाद, और एडीपीओ की जो हम तैयारी कर रहे हैं इनका काम लगभग मजिस्ट्रेट कोर्ट में वकालत करना होता है। जब सीनियर हो जाते तो कुछ सेशन न्यायालयों में पैरवी करने का मौका दिया जाता है। जब मैं एडीपी जब पढ़ूंगा टॉपिक आपको एपीपी पीपी वाला, उसके अंदर पूरा बताऊंगा एडीपीओ किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इनका प्रमोशन होता है, किस तरीके से क्या क्या पावर आते हैं। 1-2 दिन की क्लास में, वो कल की क्लास में शायद वो आ जाएगा टॉपिक। एलिगेशन मतलब आप किसी प्रकार का भी आरोप लगा रहे हो, क्या है भैया? राइटिंग में और किसी भी तरीके से आप जा सकते हो विद अ व्यू ऑफ टेकिंग एक्शन, इस उम्मीद में कि कोर्ट कुछ करेगा। डेट सम पर्सन वेदर नोन, कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वो पता हो नहीं पता हो, किसी प्रकार का अपराध किया है, बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। नंबर 1, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा देता हूं सीधा, फिर पढ़ लेंगे इसको अपन, समझना।
एक होती है एफआईआर, एक होती है एनसीआर और एक होती है कंप्लेंट यानी परिवाद। संज्ञेय मामलों की क्या होती है? एफआईआर। असंज्ञेय मामलों की क्या होती है? एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, कॉग्निजेबल रिपोर्ट है ना। एफआईआर का नाम एक और क्या? एफआईआर का नाम कॉग्निजेबल रिपोर्ट भी है या प्रथम सूचना रिपोर्ट भी है। छोटे मामलों में क्या होती है? एनसीआर, नॉन, है ना। और एक क्या होता है? परिवाद यानी कंप्लेंट। ठीक है, आप इतना क्या फर्क है? कंप्लेंट कॉग्निजेबल मामलों की भी होती है, संज्ञेय मामलों की, और नॉन कॉग्निजेबल मामलों की भी होती है। कंप्लेंट दोनों की होती है। कंप्लेंट ओरल भी हो जाएगी, कंप्लेंट मौखिक भी और कंप्लेंट लिखित भी, दोनों तरीके से वो कंप्लेंट हो जाती है आपकी। एफआईआर आपकी ओरल होती है और राइटिंग दोनों में होती है। जब होती है ओरल तो उसको रिड्यूस करना पड़ता है। अंततः आपको, अगर पुलिस वालों को दो बातें होती है, या तो मैं पुलिस में कह दूंगा, वकील से लिखवा के चले जाऊंगा, या मैं पुलिस को अपनी कहानी बताऊंगा और पुलिस खुद लिखेगी। मैं एफआईआर ओरल या राइटिंग दोनों करा सकता हूं। और एक होता है भैया एनसीआर। ये जो पिक्चर है, यहां पे सीधा सीधा क्या हो जाता है? इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि मामला कौन सा है भैया? संज्ञेय मामला है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई है, तो यहां पर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मशीन ऑटोमेटिक चल रही है, पुलिस काम ऑटोमेटिक कर रही है। बट एनसीआर में ऑटोमेटिक काम नहीं होता। एनसीआर में अगर आप चाहते हो कि व्यक्ति अरेस्ट हो, गिरफ्तार हो, तो आपको वारंट चाहिएगा, और आप चाहते हो कि अन्वेषण किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? कोर्ट का आदेश या ऑर्डर लेना पड़ेगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो इन मामलों में गिरफ्तारी और अन्वेषण दोनों क्या होगा भैया? बिना मजिस्ट्रेट के, वारंट के और आदेश के शुरू हो जाएगा। और यहां पर दोनों के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करना हो तो आदेश लगता है, और अरेस्ट करना हो तो लगता है वारंट। बात एक ही है, कोर्ट का आदेश। बट जब हम गिरफ्तारी की बात करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को, जो आदेश आपको देता है गिरफ्तार करने का, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखा हुआ हमने? वारंट। क्लियर है आपको? वेरी गुड। परिवाद, परिवाद किसी भी चीज का हो सकता है। पुलिस आपकी कुछ नहीं सुन रही है, आप पुलिस में जाके भटक रहे हो, तो आप पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने, है ना, मजिस्ट्रेट के सामने आप क्या करोगे भैया? आप जाओगे, आपकी रोना पिटना लेके ओरली या राइटिंग में आप दोगे, और इस उम्मीद में क्या लिखा हुआ है? इन व्यू, मतलब आप जब कंप्लेन कर रहे हो तो उसमें आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कार्रवाई। आप सोचो कि हम कोर्ट में जाके बताते अपना दुख, कोर्ट हमको डांटस बन जाएगा कि अरे ठीक है पाटदारी चलता होता है, थोड़ा बहुत तो ये इसके लिए मैं जाना, साफ साफ लिखा हुआ है। आप इस उम्मीद में जा रहे हो कि कोर्ट किसी प्रकार का एक्शन ले। अब चाहे आपको अपराधी का नाम पता हो, चाहे आपको अपराधी का नाम नहीं बताओ, उस समय फर्क नहीं पड़ता है। मामला किसी भी प्रकार का हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया ये बहुत बड़ी राहत की सांस है कि हमने दरवाजे खोल रखे हैं। अगर पुलिस बदतमीजी करे और आपकी बात को नहीं सुने, तो आप सीधा कोर्ट के अंदर अपनी मामले को लेकर जा सकते हो, है ना। मजिस्ट्रेट के सामने आप जाओगे, बड़ी कोर्ट में नहीं जाओगे, छोटी कोर्ट में ही आप जाओगे। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप पढ़ लो एक्सप्लेनेशन, एक बार आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि वो कहना क्या चाह रहा है। चलिए, रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है। पहले आप मामलों को समझ लो, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इजी है, आपको बहुत आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा, और मजा भी आएगा। मतलब मजा आता है जब कानून कुछ अच्छी बात अपने को बताता है। पुलिस है, पुलिस के सामने जब कोई मामला आता है, जब कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पुलिस के सामने पहुंचता है, तो तीन बातें होती हैं। पहली बात, मामला संज्ञेय है। दूसरी बात, मामला असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल। और तीसरी बात, पुलिस को भी क्या है भैया? डाउट है कि मामला संज्ञेय है कि असंज्ञेय है। मामला अगर संज्ञेय है
तो पुलिस सीधा अन्वेषण शुरू कर सकता है, पुलिस सीधा अरेस्ट करेगा किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। मामला अगर असंज्ञेय है यानी नॉन कॉग्निजेबल, तो पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन क्या होगा भैया, नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाओगे, आप अरेस्ट नहीं कर पाओगे। डाउट में पहले आपका डाउट क्लियर कर लो, आप छोटी सी इंक्वायरी कर सकते हो, जांच आप कर सकते हो पता लगाने के लिए, और उसके बाद जो भी है भैया कॉग्निजेबल उसके हिसाब से। और मतलब पुलिस के सामने तीन समस्या आ सकती है, मतलब तीन चीजें, मामला गंभीर है यानी कॉग्निजेबल संज्ञेय, मामला सामान्य है असंज्ञेय है, और डाउटफुल है। तो डाउटफुल में ललिता कुमारी के केस ने आपको बोला था, और अब तो और पावर बीएनएसएस ने स्वयं ने बढ़ा दिया है कि आप जांच पड़ताल कर सकते हो कि मामला कौन सा है। अल्टीमेटली पुलिस किस नतीजे पे आएगी कि या तो मामला क्या है, संज्ञेय या असंज्ञेय। क्लियर है? कॉग्निजेबल में पुलिस के पास कौन सा पावर है, इन्वेस्टिगेशन करने का। कॉग्निजेबल में इन्वेस्टिगेशन करा पुलिस ने, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या है सर, क्या असंज्ञेय अपराध में पुलिस अन्वेषण कर सकती है, क्या असंज्ञेय अपराध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और क्या वो इन्वेस्टिगेशन होगा वैलिड? नहीं। अगर इन्वेस्टिगेशन इस मामले में हो गई, इन्वेस्टिगेशन पूरी क्या है, वो गैर कानूनी है, इनवैलिड वो क्या है, उसकी वैल्यू 0 है। उस इन्वेस्टिगेशन में की गई किसी भी कार्रवाई का कोई कानूनी मूल्य नहीं होगा, क्योंकि हमने क्लियर करके दिया है ना कि संज्ञेय मामलों में क्या करना, इन्वेस्टिगेशन कर लेना, और नॉन कॉग्निजेबल में मत करना। जब तेरे को मना बोला, जब तुमको मना बोला कि नहीं करना है, तब क्यों कर लिया आपने? तो अगर जहां पर पावर है इस्तेमाल किया है, वैलिड, जहां पर पावर नहीं है फिर भी इस्तेमाल किया है, इनवैलिड। मेरे पास एक तीसरा केस भी है, लगा कि मामला क्या है, संज्ञेय है, लेकिन निकला क्या वो, नॉन कॉग्निजेबल। ये क्या हुआ, मतलब जब मामला आया पुलिस के पास, पुलिस को क्या लगा, कहानी क्या है, कॉग्निजेबल, पुलिस ने एफआईआर लिख ली, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, अन्वेषण, और बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अंत में जब पुलिस रिपोर्ट बनी तो पता चला कि ये मामला तो असंज्ञेय है, ये मामला तो छोटा निकला। मतलब हमसे क्या हो गई, हमसे गलती हो गई। क्या सर अब भी इन्वेस्टिगेशन इनवैलिड होगा, क्या वो गैर कानूनी होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो पुलिस को लगा था कि संज्ञेय है, इसीलिए पुलिस ने क्या करी है, एफआईआर करी है। तो क्या पुलिस गलत है? कोई गलती नहीं पुलिस की, उनको लगा था यार। क्या करोगे इसमें आप, पहले दिन क्या सब पता लग जाएगा? संभव नहीं है ना, पहले दिन सब पता लगना संभव नहीं है। ठीक है, तो लगा क्या, संज्ञेय, और अन्वेषण करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद निकला क्या, वो असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल। अब कहानी पता है कहां फंस रही है? कहानी यहां फंस रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग चलती है ना। जो दो रास्ते मूल्य, मामला जब पुलिस रिपोर्ट से जाता है तब अलग चीज प्रोसेस है, और मामला जब निजी कंप्लेंट जाता है तो कार्रवाई थोड़ी अलग चलती है ना। तो अगर कॉग्निजेबल मामलों में क्या होती है, सबमिट पुलिस रिपोर्ट। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर उस व्यक्ति ने पुलिस रिपोर्ट तैयार है, पर उस पुलिस रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या है कि मामला क्या है, वो असंज्ञेय। तो उसका एक्सप्लेनेशन 2K एच का स्पष्टीकरण क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इस जिसकी शुरुआत करी थी और जो क्या निकला, नॉन, तो इसको तुम क्या मान लेना, प्राइवेट कंप्लेंट। प्राइवेट कंप्लेंट और कंप्लेंट एक ही बात है ना, तो मैं यूज करता हूं जनरली, इसको ऐसे ही बोला जाता है। तो प्राइवेट कंप्लेंट उसको क्या होगा, माना जाएगा कि पुलिस ने क्या करी है, अपनी तरफ से एक प्राइवेट कंप्लेंट हमको करी है, मतलब उसको पुलिस रिपोर्ट का दर्जा नहीं दिया जाएगा, पुलिस रिपोर्ट का दर्जा नहीं, पुलिस रिपोर्ट का दर्जा नहीं दिया जाएगा। किसको भैया, उस पुलिस रिपोर्ट को जो इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि वो संज्ञेय मामला लगा था,
बट इन्वेस्टिगेशन के अंत तक आपको क्या निकला भैया, वो असंज्ञेय अपराध निकला। इस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस रिपोर्ट नहीं पढ़ा जाएगा, इसे क्या पढ़ा जाएगा भैया, परिवाद की श्रेणी में वो आएगा। अब आप एक बार पढ़ लो परिभाषा। अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर, रिपोर्ट किसने बनाई है, पुलिस ऑफिसर, विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कमीशन ऑफ नॉन, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये चलता है पता, क्या भैया, डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ असंज्ञेय अपराध शाल बी डीम्ड, माना जाएगा। डीम का मतलब क्या होता है, था नहीं, वो परिवाद नहीं है, हम उसे परिवाद मानेंगे। डीम टू बी ए कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर मीन्स एन, अरे कुछ गड़बड़ होगी टाइपिंग में, कुछ गलत है क्या, ठीक है। और उस पुलिस वाले को हम क्या समझेंगे भैया, कंप्लेनेंट, उसको हम मानेंगे। हाई क्लाइंट नीचे आ गई क्या, हाँ ठीक है, वो कुछ होगा। तो उस रिपोर्ट को हम क्या मानेंगे, कंप्लेंट मानेंगे, परिवाद मानेंगे। और उस पुलिस वाले को हम क्या मानेंगे, कंप्लेनेंट, परिवाद लिखने वाला, परिवाद लिखवाने, सूचना करता, शिकायत करता, वो उसको हम मानेंगे। इसका मतलब वो पुलिस की वर्दी में नहीं है, उस समय वर्दी में आ जाएगा पुलिस की, लेकिन उसको हम क्या मानेंगे, केवल एक प्राइवेट कंप्लेंट, कि पुलिस वाले को कुछ पता चला और उसने हमको क्या कर दी भैया, कंप्लेंट कर दी। तो उसका स्पष्टीकरण स्पष्ट कर लेना, संज्ञेय अपराध लगता है, निकलता संज्ञेय है, उसे पुलिस रिपोर्ट के बजाय हम क्या मानेंगे, निजी परिवाद हम उसको मानेंगे, पुलिस द्वारा दायर किया गया निजी परिवाद वो कहा जाएगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। चलिए परिभाषा के आगे की कहानी में आ जाइए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, चलो इसको मैं परिभाषा को छोड़ रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक की जो भी परिभाषा है मैं उसको ब्रेक करके ले आऊंगा ताकि आपको याद करना वो आसान हो जाएगा, है ना, उसको भी छोड़ दीजिए, है ना। चलो, हाई कोर्ट का मतलब क्या है भैया, हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य की हाई कोर्ट, और यूटी के मामले में जो भी उसको भैया बोला गया है, ठीक है। हाईकोर्ट की परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है, हाईकोर्ट का मतलब हमारी ये सारी हाईकोर्ट है, जिन जिन क्षेत्रों में खुद की हाईकोर्ट नहीं है वहां पे दूसरे की हाईकोर्ट उनको भैया दे रखी है। ईस्ट के 7 राज्यों की हाईकोर्ट एक है, 7 या 4-5 जितने भी राज्य है ना, जो देश की सारी यूनियन टेरिटरी है उनकी भी भैया क्या है, अलग अलग हाईकोर्ट उनको अलॉट कर दी गई है। परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगली परिभाषा है भैया आपकी इंक्वायरी, और अगली परिभाषा आपकी इन्वेस्टिगेशन। देखो पढ़ो, इन्वेस्टिगेशन includes all the proceeding for collection of evidence by police officer or by any person who is authorized by magistrate। अन्वेषण के अंतर्गत वो सब कार्रवाई आती है जो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए। और इंक्वायरी में क्या है भैया, एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड बाय, ठीक है, दोनों को अपन समझ लेते हैं, दोनों की परिभाषा आसान है। 3 चीज है थी, मोटी मोटी 3 चीज भैया यहां पर मानी जाएगी। एक सेकंड, ठीक है। एक होता है आपका इन्वेस्टिगेशन, यानी अन्वेषण शुरू में होता है, उसके बाद आपकी इंक्वायरी आती है, और उसके बाद आपकी क्या आती है, ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या है भैया, विचारण, इंक्वायरी मतलब जांच, और इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषण। वेरी गुड। ये कौन करता है भैया, अन्वेषण पुलिस करती है, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट कोर्ट करते हैं, और ट्रायल भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट भैया करते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा हमको पता है, इन्वेस्टिगेशन यानी साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए जो भी किया जाए वो क्या है, मतलब इन्वेस्टिगेशन की सबसे छोटी परिभाषा क्या बता, साक्ष्यों को इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ये इसकी सबसे छोटी परिभाषा है। किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर या प्राइवेट पर्सन, जिसको कौन भैया कर दे, जिसको कौन बोल दे, मजिस्ट्रेट या कोर्ट जिसको बोल दे, ठीक है, वेरी गुड। एक और क्या है भैया आपका, इंक्वायरी की ट्रायल की परिभाषा क्या है, ये ट्रायल की परिभाषा दे रखी है क्या, नहीं,
बट चार्ज के बाद जो भी होता है, मतलब एविडेंसेस को लेना, एविडेंसेस को कोर्ट के अंदर, इसका मतलब क्या होता है? ट्रायल। एविडेंसेस को इकट्ठा करना इन्वेस्टिगेशन है, और एविडेंसेस को कोर्ट जब अपने सामने मंगवाती तो वो क्या हो जाती है? ट्रायल। तो ट्रायल का संदर्भ किससे? एविडेंस से है। इन्वेस्टिगेशन का संदर्भ किससे है? एविडेंस। समझ रहे हो आप कि यहां पर भी साक्ष्य महत्वपूर्ण है, यहां पर भी साक्ष्य महत्वपूर्ण है। यहां पर साक्ष्य को इकट्ठा करना है मुझे, और यहां पर साक्ष्य को कोर्ट को लेना है। इसके सिवा कोर्ट जो भी कचरा काम करे, छोटा मोटा काम करे, वो सब क्या है? इन दोनों को छोड़कर जो बचा है वो क्या है? वो आपकी जांच है। सर क्या बचता है? कोर्ट में मामला पहली बार कब आता है? जब कोर्ट क्या लेता है? मामले का संज्ञान। हिंदी में बोलते हैं मामले का क्या लेना? कॉग्निजेंस लेना। पहली बार मामला कोर्ट के सामने आता है संज्ञान के बाद, और संज्ञान के बाद एक चलती है कार्रवाई चार्ज तक की, और एक चार्ज से ट्रायल तक की। तो ये जो एरिया है, मामले का संज्ञान लेने के बाद मामले की एविडेंस लेना, मतलब ट्रायल करना, इस बीच का जो भी काम है वो क्या है? चार्ज के पहले और संज्ञान के बाद। इस पूरी कार्रवाई को हम क्या कहेंगे? इंक्वायरी। इसके ये इंक्वायरी के तहत इसके अंदर कुछ कुछ सेक्शन फॉल करते हैं। एक बार चार्ज फ्रेम हो जाए, इसके बाद इंक्वायरी नहीं होती है। इसके बाद जो होता है उसका नाम क्या है? ट्रायल है। जब तक कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है तब तक क्या चल रही है? इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट दो ही काम कर रहा होता है, या तो कोर्ट जांच कर रहा होता है, या कोर्ट विचारण कर रहा होता है। विचारण कब शुरू होता है? आरोप पत्र के बाद, है ना, चार्ज फ्रेम होने के बाद। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया आपको? देखिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं आपको मिल जाएगी, लेकिन इंक्वायरी को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये सारे सेक्शन क्या आएंगे। जैसे अभियुक्त को निःशुल्क कॉपी देना होती है, फ्री चालान की जो कॉपी होती है वो अभियुक्त को देना होती है, ये कोर्ट का कार्य है। तो सारे कार्य किसके तहत की जाते हैं भैया? जांच। एक होती है, मुझे सेक्शन याद नहीं है, शायद पहले 200 से लगाकर 203 तक था, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट। अभी शायद 223 से 27 तक जो चलता है वो क्या भैया? तो वो भी किसकी श्रेणी में आता है? वो भी जांच की श्रेणी में आता है। तो आप इस बात को लिख लेना ध्यान से कि 3 काम होते हैं। पुलिस एक काम करती है, कोर्ट 2 काम करती है। कोर्ट के 2 काम होता है, ट्रायल या इंक्वायरी। ट्रायल का मतलब एविडेंस को लेना, चार्ज के बाद जो होता है सब ट्रायल ही होता है। चार्ज के पहले कोर्ट के अंदर संज्ञान के बाद जो होता है वो आपका होता है इंक्वायरी यानी जांच। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। हाँ, 230 अपन क्या होगा कि अपन भी पढ़ेंगे ना, अभी जब पूरा सीआरपीसी कवर करेंगे, अभी बीएनएचएस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो बातें रिपीट होगी। जब हम सेक्शन पे आएंगे तो भी इन चीजों को हम बारीक से समझेंगे कि जांच क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सारी बातें भैया आपको देखने को मिलेगी। और एडीपीओ के विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छी बातें हो रहे, जो भी मेजर सब्जेक्ट मेरे फाउंडेशन बैच के होंगे उसका भी एक्सेस उनको मिलेगा। क्योंकि देखो एडीपीओ में क्या होता है, चीजों को तेजी से हम पढ़ाते हैं, है ना। अगर यही टॉपिक मेरा होता तो अभी मैं 2-3 परिभाषा पे ही होता, यहाँ तक आ नहीं पाता अगर मेरा फाउंडेशन बैच होता। जुडिशरी में चीजों को बहुत लेंथ पर मेंस के हिसाब से जो पढ़ने का और तरीका होता है पढ़ाने का समझाने का बहुत डिटेल्ड होता है। यहाँ पे सीआरपीसी मुझे खत्म करना पड़ेगा 1 महीने बहुत से बहुत, लेकिन वहां पर मुझे 2-3 महीने लगते हैं पूरा सीआरपीसी कवर कराने में। तो उन क्लासेस का एक्सेस जो जो टॉपिक है, जैसे अभी चल रहा है संविधान, तो उसका मिल जाएगा आपको एक्सेस। यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर उनको और बेहतर तरीके से पढ़ना है और डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ना है, क्योंकि 4-5 एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉमन है दोनों में, और संविधान, 4 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इन चारों टॉपिक को अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आपको फाउंडेशन पेज का लाइव एक्सेस भी आपको भैया मिल जाएगा। चलिए, टाइम क्या हो गया भैया? लगभग होने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर हमको निकलना पड़ता है, किसके लिए? कोर्ट के लिए। तो आप 9:30 तक क्लास खत्म कर देना, जैसे तैसे हम कोशिश करेंगे इस पूरी क्लास को मैनेज करने की। तो यहाँ परिभाषा को समाप्त करते, बाकी की कहानी अपन आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी, ABCDEFGHI और
है, हाँ के और एल, एल मतलब के मतलब क्वारी इंक्वायरी और एल मतलब लाइन ऑफ, हाँ लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन या लिस्ट ऑफ एविडेंस करना कलेक्ट। तो याद है के से क्या था भैया, क्वारी है ना, क्वारी मतलब इंक्वायरी, क्वारी कर लो तो आपको इंक्वायरी याद हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले क्या था भैया जीए में, जस्टिस कौन देता है भैया आपका, हाई कोर्ट। आई में क्या था भैया, इंटरनेट की दुनिया। एच में हेल्प, किससे जा रहे हो मांगने आप, कोर्ट से, हाँ मतलब कंप्लेन है यहां पर। जी में क्या है, कॉग्निजेबल, पुलिस के पास पावर है करने का, जो चाहे वो कर सकते हैं। जी में क्या है भैया, कॉग्निजेबल, और ओ में क्या है, हाँ जी और ओ, गो शब्द से गो, इससे नॉन कॉग्निजेबल और इसमें आपके कॉग्निजेबल। एफ में फॉर्मल एक्यूजेशन मतलब चार्ज। ई में एकला आदमी जो करता है वो क्या है भैया, बॉन्ड। डी में दूसरा देता है वो क्या है, बेल बॉन्ड। सी में क्या है आपका भैया, है ना क्लियर, हाँ सही बात है। बेलेबल का मतलब क्या आपका, सी से क्लियर राइट, आपका क्लियरली क्या भैया वो अधिकार है, क्लियर राइट बेलेबल। बी में बेल और ए में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। रिवीजन कर लेते हैं, ए में क्या है ऑडियो वीडियो, बी में क्या है बेल, सी में क्लियर राइट मतलब बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। डी में दूसरा व्यक्ति देगा वो बेल बॉन्ड। ई में अगला व्यक्ति भरता है वो एबीसीडी। एफ में फॉर्मल एक्यूजेशन मतलब चार्ज, जी से जी ओ, जी में क्या है और ओ में क्या है ए बी सी डी एफ जी। एस में क्या है हेल्प, किससे हेल्प दे रहे हो आप, कोर्ट से मतलब परिवार, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आई, आई में इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक, हाँ। आई जे जस्टिस हाई कोर्ट, के क्वेरी इंक्वायरी, और एल मतलब लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन या लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो न केवल परीक्षा परिभाषाओं को समझना है अपितु परिक्षा के लिए परिभाषाओं को याद भी करना है, और ऐसी छोटी मोटी उटपटांग ट्रिकों के साथ याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। मेरा उद्देश्य है 32 के 32 सब्जेक्ट आपको याद कराया जाए। आपको लगातार उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको लगातार चीजों को रिकॉल करना पड़ेगा, आपको लगातार रिविजन करना पड़ेगा। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना हो, ईमानदारी से पढ़ना हो, दो तीन बातों का ध्यान रखना। एक दो तीन बच्चों का ग्रुप रहना चाहिए, मतलब आपके एक दो दोस्त भी तैयारी करें आपके साथ, तो तैयारी होती है। जब हम अकेले किसी चीज की तैयारी करने के लिए निकलते हैं, बहुत लंबा सफर होता है एडीपीओ का, बोर हो जाते हैं। तो मान लो कि कोर्ट जाता है, आप भी कोर्ट जाता है, वो भी कोर्ट जाता है, तो किसी साथी को पकड़ लिया कि चल तू भी ज्वाइन कर ले या तू भी कर ले, तो फिर दोनों डिस्कस कर सकोगे, दोनों का इंटरेस्ट बना रहेगा, दोनों के अंदर कॉम्पिटिशन की फीलिंग बनी रहेगी। हालांकि आपका नुकसान होता है कि वो क्यों उसको क्यों बताऊं, वो तो, लेकिन उसका फायदा भी होता है। कंपटीशन बढ़ता है वो एक बात है, लेकिन आपका माहौल रहता है, तूने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा, ये समझ आया, वो नहीं आया। जब आप डिस्कस कर पाते तो आपका ज्ञान बढ़ता है ना। तो अकेले करना दो बेहतर है कि आप एक दो दोस्तों के साथ करें, ताकि आपका इंटरेस्ट क्या हो भैया, इंटरेस्ट आपका बना रहे चीजों को लेकर, तैयारी को लेकर। गंभीर मामला है भैया, गंभीर परीक्षा है, लंबी परीक्षा है, पेशेंस मांगती है, समय मांगती है, डेडिकेशन मांगती है। लेकिन एक और फायदा देखो आप समझना, इस एडीपीओ की बेस में 10,000 रुपए में ऑनलाइन में आपको 32 लॉ के सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको 32 लॉ के सब्जेक्ट पढ़ने को मिले 10,000 में, आप एडीपीओ करो या मत करो, सौदा बहुत सस्ता है। मतलब आपको 32 लॉ पढ़ने को मिलते हैं, अच्छे से पढ़ने को मिलते हैं, आप डेमो ले ही रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको अदरवाइज भी फायदा होगा, मतलब आप एडीपीओ का चयन ना करें और वकालत का चयन करें, क्योंकि कुछ वकील है मेरे संपर्क में जिन्होंने इस क्लास को ज्वाइन किया है और कर रहे हैं, उनको एडीपीओ नहीं करना है, वो तो हो गए 35-40 सीनियर भी है वो, उनको 32 एक्ट पढ़ने का जो मौका मिल रहा है, रोज सुबह बोले 1 घंटा टाइम पास करते, पेपर पढ़ते, ये करते, 1 घंटा पढ़ लेंगे तो फायदा होगा। तो बतौर वकालत के तौर पर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टर्म्स आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। आज का सेशन यही करते हैं समाप्त। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा रहेगा उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। लाइव भी जो भी डाउट आप डालोगे आप डाल सकते हैं, और डाउट जो भी आपको लगे वापस पढ़ना, जो भी आपके मन में विचार आए, डाउट आया, व्हाट्सएप पर भी सबके पास नंबर है मेरा, सीधा व्हाट्सएप कर सकते हो। अगले दिन की क्लास में पहले आपके डाउट लिए जाएंगे और उसके बाद क्लास को दोबारा आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।